नमस्कार। बिहार इनसाइट्स में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग एडुटेरिया 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम लोग आगे के वीडियोस में एक एक करके इसे कंप्लीट किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर होगा एच एस ऑलकॉट। ये ऑलकॉट थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना में इनकी भूमिका थी। वहीं अगर हम होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल लीग की भारत में शुरुआत 1916 में हुई थी। इसके बाल गंगाधर तिलक ने इसे पुणे महाराष्ट्र के आसपास इसे शुरू किया था। वहीं एनी बेसेंट ने इसे मद्रास में शुरू किया था। आगे का सवाल देखते हैं। नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? इसका सही उत्तर होगा प्यारेलाल। प्यारेलाल। महादेव देसाई भी इनके इनके सचिव रहे हैं, परंतु नोआखली घटना के समय इनके महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल थे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। इसका सही उत्तर होगा रचनात्मक कार्यक्रम को। आप महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के आंदोलनों के ऊपर नजर डालेंगे तो इनके सारे आंदोलन के का क्रम इस प्रकार दिखेगा। अगर गांधी जी के द्वारा अगर कोई संघर्ष शुरू किया गया है तो उसके बाद गांधी जी विराम और फिर संघर्ष की शुरू करते थे। मीन्स संघर्ष, विराम और संघर्ष। तो जब ये विराम का समय होता था तो इसमें गांधी जी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों के बीच रचनात्मक कार्यों, उनके उनकी सेवाओं के लिए उनकी समस्याओं को जानने के कार्य किया करते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पोस्ट मास्टर। सही उत्तर होगा पोस्ट मास्टर। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है आनंद मठ। और इस आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। और इस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के सलाह पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पूरे देश का भ्रमण के लिए निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को इसके बाजार नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है।
वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह, इसका सही उत्तर होगा अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो उसके तुलुगमा पद्धति युद्ध में तुलुगमा पद्धति के अनुसार युद्ध करने के कारण पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। जिसका सही उत्तर होगा तुलुगमा पद्धति। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर बाबर के युद्ध का बाबर युद्ध में कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया था? तो तुलुगमा पद्धति का। अगला सवाल है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी शासक की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा मलिक उल सर्क। मलिक उल सर्क। अगला सवाल है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान कहाँ प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा जारवे संस्कृति से। नेक्स्ट सवाल है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त। गुप्त शासकों का भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। हालांकि ये सभी धर्मों को सभी धर्मों को सभी धर्मों का आदर करते थे। अगला सवाल है, धमेक स्तूप कहाँ है? धमेक स्तूप, तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ। सारनाथ। अगला सवाल है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान खलीफा से अपनी उपाधि या उसके अनुसार यहाँ पर शासन करता था। परंतु परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो उसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। इससे पहले गुलाम वंश के शासकों ने दिल्ली पर राज किया था। अगला सवाल है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो आप अगर इसके अ, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में अगर आप नजर डालेंगे, अगर इसके अगर इसके मैप पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस हिस्से में आपका उत्तरी अमेरिका दिखेगा और बीच में एस आकार का एक सागर है और यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में यूरोप बसा हुआ है। तो ये जो सागर है इसे हम कहते हैं अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर। और इस अटलांटिक सागर के दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। एक है उत्तरी अटलांटिक सागर और दूसरा दक्षिणी अटलांटिक सागर। तो उत्तरी अमेरिका जिसमें यूएसए और कनाडा है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग करने वाला यही उत्तरी अटलांटिक सागर है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट सवाल है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है? शिवालिक। शिवालिक को अगर हम देखें तो शिवालिक
हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है। आप अगर नजर डालेंगे तो सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर और सबसे लास्ट में शिवालिक की स्थिति है। शिवालिक सबसे निचले हिस्से में है, जहाँ पे हम लोग जहाँ पे पर्यटन वगैरह के जो क्षेत्र हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस स्थिति को हम लोग गिरिपद कहते हैं, अर्थात पहाड़ों का पैर, सबसे निचला हिस्सा गिरिपद। तो शिवालिक शैल समूह के सबसे दक्षिणी हिस्से में गिरिपद की स्थिति पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा निहारिका। निहारिका, क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु ये सारे सौर परिवार के हिस्से हैं। सौर परिवार बनने के क्रम में ये क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह का निर्माण हुआ था। हालांकि निहारिका का इससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। अगला सवाल है, इसे सूचियों का मिलान करना है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो तो सबसे पहले है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 को अगर देखेंगे तो इसका संबंध धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से है। पहला का 3। अब ये अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक कार्यों से संबंधित है। ऐसे वैसे 25, 26, 27, 28 हैं, और तो इसमें 25 जो है ये धार्मिक कार्यों से संबंधित है। दूसरा है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 का सीधा संबंध ग्राम पंचायतों का गठन से है। ये मूल संविधान में इसकी अनुच्छेद 40 की व्याख्या की गई है। हालांकि बाद में संशोधनों के द्वारा अ, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, जिसे अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक रखा गया है। उसके बाद उसके बाद इस अनुच्छेद 98 अनुच्छेद 98 अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय से संबंधित है। संसद सचिवालय आप देखेंगे तो संसद संसद की जो शुरुआत होती है वो अनुच्छेद 79, 80 और 81। 79 में संसद की बात कही गई है, 80 में राज्यसभा की बात कही गई है और 81 में लोकसभा की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 98 में संसद सचिवालय की बात कही गई है। और आखिरी है अनुच्छेद 239, जिसमें संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। ए। इसके बाद आगे के सवाल पे बढ़ें तो सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो इसमें है नागरिकों की शिकायत के बारे में। राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक मामलों में दखल दे सकती है, उसके विधि निर्माण में हिस्सा लेती है, क्योंकि विधानमंडल से ही इसके सारे विधि निर्माण निर्धारित किए जाते हैं। और कार्मिक मामले, इसकी नियुक्ति वगैरह का भी सारा प्रावधान राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। परंतु नागरिकों की शिकायत का राज्य सरकार के इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत हमें हमें चुनना है। तो इसमें पहला कथन है, मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए यूएसए के यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो ये कथन सही है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार हम मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं संविधान के अनुच्छेद एक दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं, हमें जीने का अधिकार दिया गया है, मृत्यु का अधिकार अभी भारत में लागू नहीं किया गया है। हालांकि कुछ देशों में मृत्यु के अधिकार को भी संवैधानिक दर्जा दी गई है।
तीसरा कथन है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। नहीं, ये भी कथन गलत है। हम लोग पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, इसमें संघ के साथ साथ राज्यों की भी व्यवस्था की गई है, राज्यों को भी अपने अधिकार दिए गए हैं। अगला कथन है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। नहीं, आप देखेंगे कि अनुच्छेद 32 हमारे संविधानों की रक्षा करता है, अर्थात चौथा स्टेटमेंट भी, कथन भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा, चूंकि हमें गलत कथन चुनना था, तो बी सी डी गलत है। तो ये इसका सही उत्तर होगा डी, बी सी डी गलत उत्तर है। अगला सवाल है, वर्ष 2011 में वर्ष 2011 में भारतीय संविधान में होने वाले 97 संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो इसका इसका संबंध सहकारी संसाधनों का गठन व कार्य संचालन से संबंधित है, और बाद में सरकारी संस्थाओं के लिए ही एक सरकारी संस्थाओं के नियंत्रण के लिए और इसे कार्य संचालन के लिए सहकारी मंत्रालय का स्थापना किया गया, जिसके वर्तमान में जो मंत्री हैं वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अगला सवाल है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, जिसे हम पेशा के नाम से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में की गई थी। अगला सवाल है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई। तो पीडीआई का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल पर्सनल डिपोजेबल इनकम पर्सनल डिपोजेबल इनकम, पीडीआई। तो पीडीआई का जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं, उसमें हम अ, इसे हम व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम में से जो व्यक्ति टैक्स पे करता है उसे हम माइनस करते हैं, और नॉन टैक्स पेमेंट को भी हम माइनस करते हैं। मीन्स जो किसी प्रकार का जो खर्च है, या कर के रूप में या नॉन टैक्स के रूप में जो हम खर्च करते हैं, उसको हम अपने पर्सनल इनकम से जब माइनस करते हैं तो क्या क्या होता है? पीडीआई पीडीआई पर्सनल डिपोजेबल इनकम। अगला सवाल है, शरीर के संपर्क में शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि वह इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील होता है, इसलिए स्प्रिट को हमारे शरीर के संपर्क में आने पर वो ठंडी महसूस होती है। अगला सवाल है, जब जल जलवाष्प में परिवर्तन होता है तो जब जलवाष्प में परिवर्तन होता है तो वातावरण उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। जब वातावरण की जो उष्मा है वो जल में आती है, और उसके कारण ही क्या होता है? जलवाष्प में परिवर्तित होता है। अगला सवाल है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद में परिवर्तन करते हैं? इसका सही उत्तर होगा 1%। इसका सही उत्तर होगा 1%। 1% ही ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे खाद में परिवर्तित करते हैं। अगला सवाल है, सही कथनों का मिलान करना है। तो एक तरफ है धातु और दूसरी तरफ है संबंधित रोग। तो पहला है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का संबंध फेफड़े का कैंसर से है। आर्सेनिक के कारण फेफड़े के कैंसर रोग होते हैं। दूसरा है कैडमियम। कैडमियम कैडमियम का संबंध हड्डियों में कमजोरी से है। हड्डियों में कमजोरी। उसके आगे है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो
पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्या होती है। और आखिरी में है बेरियम। बेरियम, तो बेरियम का हो जाएगा मस्तिष्क मस्तिष्क सूजन। तो इसका इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा डी। 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 आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर, कैडमियम कैडमियम हड्डियों की कमजोरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या, और बेरियम मस्तिष्क मस्तिष्क सूजन। अगला सवाल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल में मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो तो इसका सही उत्तर होगा एस्टीकरण। एस्टीकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया एसिटीकरण कहलाती है। अगला सवाल है, ग्रेफाइट में ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वॉन्डर वॉल्स के द्वारा। क्योंकि ग्रेफाइट परतदार चट्टान में आती है, जिसे हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो कायांतरित चट्टान का एक ग्रुप है ग्रेफाइट, और ये इसकी सारी परतें एक दूसरे से जुड़ी होती है वॉन्डर वॉल्स के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है? भूरी वायु बनने से। तो इसका इसका सही उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? मनुष्य मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। अगला सवाल है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में काम करता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। हमारा जो लार होता है वो विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं से रक्षा करता है। अगला सवाल है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्फीति दाब। स्फीति दाब। इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है? इसका सही उत्तर होगा स्त्री केसर। स्त्री केसर फूल का एक अंश या उसका भाग है। अगला सवाल है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला कथन है, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार में उपयोग किया जाता है। हाँ, तो रासायनिक हथियार में फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये अत्यंत ज्वलनशील होता है, जिसके कारण ये इसमें आग जल्दी से लग जाता है, इसलिए इसे रासायनिक हथियारों में उपयोग किया जाता है। अगला कथन है, यह एक अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो हाँ, यह एक अत्यधिक ज्वलनशील होता है जो हवा के संपर्क में आने से खुद ही जलने लग जाता है। कई बार इसका उपयोग मैजिक या जादू दिखाने में किया जाता है। तो इसका इसका उपयोग ज्यादातर रासायनिक हथियार में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एक और दो, दोनों दोनों ही सही है। अगला सवाल है, समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है? नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा हिस्टामिन। हिस्टामिन। अगला सवाल है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा अंतर्द्रव जालिका के कारण। तो ये कोशिका के अंदर का भाग होता है जिसमें जिसमें लिक्विड मौजूद होते हैं और इसमें केंद्रक भी मौजूद होता है। तो इसका जो निर्माण होता है वो अंतर्द्रव जालिका में होता है। अगला सवाल है, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस रुधिर चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये संवहनीय ऊतक के उदाहरण है। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? खुला बाजार परिचालन। तो इसका सही उत्तर होगा
इसका सही उत्तर होगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसका उसका परचेजिंग और सेल करना, ये आरबीआई का कार्य होता है और इसे ही खुला बाजार परिचालन कहा जाता है। अगला सवाल है, पूंजी खाता परिवर्तनीय में की सिफारिश निम्न में से किसने की थी? निम्न में से किसने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीयता। तो इसका सही उत्तर होगा तारापोर समिति। तारापोर समिति। अगला सवाल है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? इसका सही उत्तर होगा एच बैरोज। एच बैरोज। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके अगला सवाल है, भारत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? ये एक कंफ्यूजिंग सवाल होता है। उष्ण स्थल के रूप में बोला जाता है, तो कई बार आपसे ये उष्ण स्थल का मतलब हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट मतलब बायोडायवर्सिटी के लिए हॉट स्पॉट कौन सा क्षेत्र माना जाता है जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो आप इसमें इसमें नजर डालेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि जो भारत के पश्चिमी घाट हैं, हाँ, पश्चिमी घाट, आप इसको थोड़ा सा मैप में भी समझ सकते हैं। जैसे ये अगर ये भारत का हिस्सा जो है, तो इसके इस हिस्से में इसके इस हिस्से में इस हिस्से में इस हिस्से में पश्चिमी घाट है और इस हिस्से में पूर्वी घाट है। इस हिस्से में पूर्वी घाट है। तो इस पश्चिमी हिस्से में चूंकि ये इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, चूंकि इस सागर के किनारे है तो यहाँ पे वर्षा वगैरह इसकी उपलब्धता ज्यादा होती है। इसी कारण यहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अ, अत्यधिक संख्या होती है। इसलिए इसका हॉट स्पॉट के रूप में इस पश्चिमी पश्चिमी घाट को हम जानते हैं। पश्चिमी घाट को हम हॉट स्पॉट के रूप में जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला सवाल है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। और इस अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क, तो इसका सही उत्तर होगा कच्छ में। कच्छ में। कच्छ कहाँ पे है? कच्छ आपका गुजरात का हिस्सा है। कच्छ इस हिस्से में इस हिस्से में है। इस हिस्से में इस हिस्से में क्योंकि ये मरुस्थलीय भाग है, इसके ऊपर राजस्थान का भाग है, तो यहाँ पे भी ये पूरा हिस्सा जो है ये मरुस्थलीय भाग है। और यहाँ पे अरावली पर्वत है। यहाँ पे अरावली पर्वत है और ये मरुस्थल का भाग हो। तो कच्छ मरुस्थलीय भाग है। और इसी में और इसी कच्छ गुजरात में कच्छ अ, जो है वहां पे राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। तो सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। इसी में आप देखेंगे एक नाम है अरविंद घोष। अरविंद घोष, तो अरविंद घोष से कई बार आपसे इनके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। इनके इनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तक हैं जिन्हें जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये पहले एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिन्हों बाद में ये संन्यास के रास्ते पर अ, आ गए। तो इनके द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, तो वो आप कुछ ध्यान रखेंगे। पहला है सावित्री। पहला है सावित्री। पहला है सावित्री।
दूसरा है द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। उसके बाद है एक सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस ऑफ योगा। और एक है द मदर, द मदर। ये कुछ पुस्तक आप ध्यान रखेंगे जो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई हैं। सावित्री, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा और द मदर। आगे का सवाल है, आप स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने जानते ही होंगे कि 1893 में अमेरिका के शिकागो में इन्होंने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, जिन्होंने जहाँ पे इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रसिद्ध भाषण दिया था। और इनके द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के एक प्रसिद्ध लेखक, विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो मूलतः पश्चिम बंगाल से थे। और इन्होंने ही अ, शांति निकेतन की स्थापना की। ये भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा दो दो राष्ट्रगान, दो देशों के राष्ट्रगान लिखे गए। पहला भारत का जन गण मन, और दूसरा जो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समय पे इन्होंने एक गीत लिखा था, जिसे बाद में बांग्लादेश के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया। उसका नाम है अमार सोनार बंगला। तो इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर भी भारत के महान व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, द सोशलिस्ट, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप इसमें देखेंगे तो द सोशलिस्ट, द सोशलिस्ट का सर्वप्रथम प्रकाशन श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था, श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। तो यहाँ पे एक आप नाम देख रहे होंगे। उसके अलावा द श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा का अक्सर अब पूछा जाता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा कौन सी संस्था का स्थापना किया गया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा से आप ध्यान रखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा से आप ध्यान रखेंगे इंडिया हाउस, इंडिया हाउस। इसकी स्थापना लंदन में की गई थी 1905 में। जब भारत जब बंगाल बंगाल विभाजन का समय था, उस समय ही इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था। उसके अलावा आप एक देख रहे होंगे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट मूलतः मूलतः आयरिश आयरलैंड की महिला थी, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है। इनके बारे में कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे, जैसे सबसे पहले ये 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, जिसकी सदस्य ये 1889 1889 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। उसके बाद उसके बाद आप कुछ बात और ध्यान रखेंगे। 1893 में ये भारत आई, और भारत आकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की यहाँ पे एक मद्रास के अड्यार में इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की 1893। उसके बाद 1907 में अ, उसके बाद इसी बीच में एक और पहले ध्यान रखेंगे, 1998 में इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू सेंट्रल कॉलेज, हिंदू सेंट्रल कॉलेज, हिंदू सेंट्रल कॉलेज, जिसे बाद में 1916 में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बीएचयू के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो 1898 में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। 1898 के बाद आप एक ध्यान रखेंगे, और 1907
1907 में जिस थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य वो 1889 में बनी, उसी की ये अध्यक्ष बनी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनाया गया 1907 ईस्वी। 1907 के बाद आप ध्यान रखेंगे 1913 इन्होंने एक महिलाओं की शिक्षा के लिए वसंता कॉलेज की स्थापना की थी। वसंता कॉलेज की स्थापना। तो आप इतनी बातें तो समझ गए होंगे। इसके बाद एक दो चीजें और ध्यान रखें, जैसे जैसे 1913 में वसंता कॉलेज की स्थापना के बाद 1914 में इन्होंने दो दो समाचार पत्रों की शुरुआत की। दो समाचार पत्र, पहला है द कॉमनवेल और दूसरा है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, ये दो समाचार पत्र की शुरुआत की 1914 में। उसके बाद 1916 में, जैसे हम अभी हमने डिस्कस किया था, इन्होंने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में मद्रास में। वहीं 1917 में इन्हें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाए गए। पहली महिला अध्यक्ष बनाए गए कब? 1917 में। तो आप यहाँ से एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि कांग्रेस में कितनी महिला अध्यक्ष बनाई गई। तो आजादी से पहले कांग्रेस में तीन तीन महिला अध्यक्ष बनाई गई। सबसे पहले 1917 में एनी बेसेंट को, उसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू को और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता को। तो 1917, 25 और 33, आप इसे याद रखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि 17 और 25 के बीच में 8 वर्ष का गैप है और 25 और 33 के बीच में 8 वर्ष का गैप है। तो प्रत्येक 8 साल के गैप में 3 बार महिला अध्यक्ष बनी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष। 1925 में कौन बनी पहली? ये चूंकि आयरिश महिला थी, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट सवाल है, भैंगा सॉरी भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी भैंसा सिंगी नामक जाति किस किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एच डी पी ई एच डी पी ई का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर होगा हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। तो इस प्रकार ये हमारे 50 क्वेश्चन का पहला पहला प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। इसी प्रकार हम आगे के वीडियोस में एक एक करके इसके सारे प्रैक्टिस सेट को खत्म करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।